हारी हुई सीटों पर फोकस, कमलनाथ की तैयारी चौकस, रीवा पर नई रणनीति, जाति समीकरण से भी प्रीति। भोपाल के पीसीसी कार्यालय, जिसे कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय भी कहा जाता है, यहां पिछले कुछ महीनों से गतिविधियां तेज हो गई हैं। आए दिन होने वाली बैठकों की संख्या भी बढ़ गई है। सोमवार को कमलनाथ भोपाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं से बात भी की। अभी आने वाले दिनों में उनकी व्यस्तता और बढ़ने वाली है। हारी हुई सीटों पर कांग्रेस का फोकस तो होगा ही, साथ ही कास्ट समीकरण पर भी ध्यान होगा। कमलनाथ जी इस बीच में सागर जा रहे हैं, जहां पर संत रैदास का जो जयंती है उसके कार्यक्रम में रहेंगे। वहां आसपास के ज़िलों के लोगों से भी बात करेंगे, मंडलम और सेक्टर के लोगों से बात करेंगे। वो मनगांवा जा रहे हैं, रीवा ज़िले में प्रोग्राम उनका है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा है। भिंड में भी उनकी एक बहुत बड़ी सभा रखी गई है, वहाँ भी वो जा रहे हैं। इस बीच भोपाल में जो हमारी 2-3 मीटिंगें होने वाली हैं, 17 तारीख को एक मीटिंग है, तो उस दिन प्रदेश में विभिन्न जिलों के पदाधिकारी भी बुलाए गए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्षों की मीटिंग भी रखी है। 20 तारीख को हमारे प्रभारी उनकी मीटिंग भी रखी गई। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सियासी घेराबंदी मजबूत रखना चाहती है। रीवा संभाग की ही बात करें तो यहां 2018 में एक भी सीट कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। मनगांवा सीट पर तो बहुत कम वोटों से पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वैसे 19 फरवरी को कमलनाथ रीवा दौरे पर जा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, जाति समीकरण को ध्यान में रखकर रविदास जयंती पर सागर में एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर काम कर रही है, अभियान चला रही है, तो उन्होंने कहा घर घर चलो। अब उनका हमने फोकस किया है कि हमको आगामी चुनाव के लिए जो सीट हमारी पिछले चुनाव में कमज़ोर रह गई थी, या और हम जहां चुनाव नहीं जीत पाए थे, ऐसी जगह पर हम अपना काम शुरू करें। उनको लगा हमने भी शुरू कर दिया। तो नकल करने का प्रयास तो करते हैं कांग्रेस के नेता। वास्तव में उनके पास संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई डेडिकेटेड कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है। इस कारण से वो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। मध्य प्रदेश की सियासत में कांग्रेस धीरे धीरे ही सही, लेकिन लगातार बदल रही है। जो काम बीजेपी में हो रहे हैं, उसी तरह कांग्रेस में भी तैयारी चल रही है। खास बात यह भी है कि कमलनाथ जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें कोई दूसरा बड़ा नेता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या उनकी कोई सीक्रेट टीम है, या फिर वो यंग टीम के साथ काम कर रहे हैं? जो भी हो, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस की तैयारी नजरअंदाज करने के लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तैयारी में भले ही शोर नहीं है, लेकिन ये असरदार उतनी ही रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है हार नहीं भूले हम। जो भी जिंदगी में हार नहीं भूला है, वो ज़रूर कामयाबी की तरफ बढ़ता है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पराजय या हार तो सिर्फ एक सोच का नज़रिया है। लेकिन 18 से लेकर 20 तक के घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो बेहद दिलचस्प बात है कि दोनों ही पार्टियां, यानी जो अभी सत्ताधारी दल है 2018 में वो हारती है, और 2019 में वो पार्टी हारती है जो पार्टी 2018 में सरकार बनाती है। तो हार का वार दोनों पर ही हुआ है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। और यही वजह है कि इस बार आप देख रहे होंगे कि 2003 के बाद जिस तरह की जोर आजमाइश बीजेपी कर रही है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2003 के बाद इस तरह की कोशिश मैं भारतीय जनता पार्टी में, जो कि रूलिंग पार्टी है और इसके पहले 15 साल निरंतर शासन करने का रिकॉर्ड उसके नाम दर्ज है, लेकिन वो पार्टी भी टोस पर है, यानी खड़ी हुई है बिल्कुल एकदम सतर्क निगाह से। और कांग्रेस की तो बात ही अलग है साहब, वो तो जीत के बाद हार का स्वाद चखने वाली पार्टी है, बीजेपी की तरह, जो 3 टर्म की विजयी राजनीतिक दल रही है मध्य प्रदेश में। तो कांग्रेस के लिए और चुनौती है ये चीज़। लेकिन दोनों ही दलों की इस चुनौती के बीच में कांग्रेस काफ़ी हद तक बीजेपी को पकड़ कर इस मायने में चल रही है कि वो देख रही है कि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी जितनी मजबूत है, उसे भी अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कमलनाथ ये भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि मेरे साथ जो टीम है, मैं उसी के साथ काम कर रहा हूँ। यानी कोई बड़े चेहरे की ज़रूरत, जो आप और हम मीडिया की तरफ बार बार उछाल दी जाती है बात की, जो सवाल पूछते हैं, कहाँ है दिग्विजय सिंह जी, कहाँ है अरुण यादव, कहाँ है अजय सिंह जी,
तो उनके लिए शायद कमलनाथ ये जवाब भी तैयार कर रहे हैं कि साहब मैं अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ। हो सकता है इस टीम में ये बड़े नाम भी बेहिचक शामिल हों, लेकिन कमलनाथ बोलने से पीछे हट रहे हैं और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी टीम बनाकर मैदान पर काम करने की कोशिश करें। कितनी कामयाबी दोनों ही दलों को 2023 बताएगा। और आज इसी अहम मसले पर हम बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी के, युवा नेता, उनका स्वागत है। मिथुन अहरवार साहब स्टूडियो में हैं, युवा नेता, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी, किस तरह की आप तैयारियां देखते हैं? अब ये भी एक कांग्रेस की कोशिश बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आ रही है कि जिन जगह सफलता कामयाबी नहीं मिली है वहाँ भी आगे बढ़ने की तरफ कदम रखते हुए संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, राजनीति मल्टी कॉर्नर होती है, खासकर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, वो आप कई उसके रंग होते हैं। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसमें यही होती है कि पिछले चुनाव में यदि कोई सीट हम हार गए हैं और वो हमारे प्रभाव वाली थी, फिर भी हार गए हैं, तो हर राजनीतिक दल जो गुड़ाभाग लगाता है तो उसके लिए वो चिंता का विषय होता है कि हमारी सीट निकल के दूसरे दल के पास कैसे चली गई। भारतीय जनता पार्टी की भी कमोबेश हमने ये देखी, पिछले 10, 15, 20 साल की रणनीति आप देखेंगे, जिन सीटों को वो हार जाते हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे 2013 के आप बिंद के नतीजे देखेंगे और 2018 के बिंद के नतीजे देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि 13 से 18 के बीच उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने बिंद में कितना काम किया था कि कांग्रेस को नुकसान हो गया और कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बिंद हार गई। तो आपको जो तैयारी है वो तैयारियां तो आपको उन सीटों पर ज़्यादा करनी होती है जहां आप कमज़ोर होते हैं, और फिर दूसरे नंबर पर वो आती हैं जहां आपकी जीतने की संभावनाएं जो है दिखाई देती हैं आपको, और जो कुछ अपनी परंपरागत सीटें हैं उस पर तो वो आप काम करते ही हैं। और इसमें जो हम देख रहे हैं मौजूदा पॉलिटिक्स में, तो कांग्रेस उन सीटों पर जा रही है जहां वो कमज़ोर है, जो उसके लिए पहली प्राथमिकता में यदि आती है तो निश्चित तौर पर जो 2018 की लड़ाई होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई चुनौती के तौर पर सामने होगी यदि वहाँ कांग्रेस मजबूत हो जाती है तो। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। चलिए मैं सीधे चलता हूँ पंकज जी की तरफ, जो काफ़ी निगाह रखते हैं राजनीति में और जितना वो अपनी सक्रियता रखते हैं लिखने पढ़ने में मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर, उतने ही सक्रिय वो राजनीति में भी अपनी ताकत पूरी झोंकते हैं। और फायर ब्रांड वहाँ वो मोटिवेशनल गुरु के तौर पर जितने ही शांत, संयमित और बहुत ही एकदम आध्यात्मिक दर्शन समेटे रहते हैं, बड़ी तेज़ी से दूसरी भूमिका में फायर ब्रांड हो जाते हैं। पंकज जी बताइए, किस तरह देखते हैं आप कांग्रेस की तैयारियों को, बरक्स आपकी अपनी यानी बीजेपी की तैयारियों? देखिए शरद जी, ये कांग्रेस की तैयारी विशुद्ध रूप से कांग्रेस का विषय है, और मैं तो ऐसा मानता हूँ शरद जी कि यदि आप राजनीतिक व्यवस्था में हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, तो सब राजनीतिक दलों को अपने अपने श्रेष्ठ प्रयास करने चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से यहाँ थोड़ा आगे, हम अपने श्रेष्ठ प्रयास को सर्वश्रेष्ठ में परिवर्तित कर रहे हैं। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि बूथ के स्तर पर, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का नेतृत्व का अभिनव कार्य किया, जो देश में किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, कि 65,000 मध्य प्रदेश के बूथ हैं, 65,000 बूथ पर 65 लाख कार्यकर्ताओं का डिजिटल फिजिकल डेटा भारतीय जनता पार्टी के पास है, माय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के 20 लाख घंटे का मानव श्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया, और उसके बाद हमारे कार्यकर्ता जो थे समर्पण निधि अभियान है वही बूथ स्तर पर है। और सबसे रोचक तथ्य है कि शरद जी, प्रदेश अध्यक्ष जी सतत प्रवास पर हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी पूरे बूथ विस्तारक अभियान के दौरान अध्यक्ष जी प्रवास पर है, और अभी जब से समर्पण निधि अभियान प्रारंभ हुआ 11 तारीख से आदरणीय दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर, तब से अध्यक्ष जी प्रवास पर है, आज भी प्रवास पर है। और आनंद की बात देखिए कि बूथ पर अध्यक्ष जी जाते हैं तो वहां का बूथ अध्यक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता करता, प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्षता नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सशक्तता है, और हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी को 2018 में 41% मत मिले थे, कांग्रेस से 1% ज्यादा, वोट भी ज्यादा थे, सीटें 2-4 कांग्रेस पार्टी की ज्यादा थी, तो 109-114 का अंतर था, और कांग्रेस की सरकार आई गई सबके सामने है। तो लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि प्रत्येक बूथ पर 65,000 बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता, जो बूथ के हमारी टोली है, जो पन्ने की टोली है, वो उस 41% को 51% करेगी हर बूथ पर। इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं, और जो असाध्य श्रम इस सर्वश्रेष्ठ को करना है, श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ परिवर्तित करने का, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के विषय कांग्रेस जाने, आपने पैकेज में ठीक पूछा
कि कांग्रेस के पास लगभग 3 पूर्व पीसीसी चीफ हैं, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी और श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। अजय सिंह जी 2 बार के नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका नजर नहीं आती। आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो आपको मुख्यमंत्री जी भी कार्यकर्ता के नाते दिखेंगे, सिंधिया जी भी दिखेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी दिखेंगे, फग्गन सिंह जी भी दिखेंगे, प्रहलाद पटेल जी भी दिखेंगे, सारे बड़े छोटे नेता दिखते हैं। पर ये कांग्रेस की विसंगति, पर ये इनका विषय है, ये किसको बुलाते हैं, क्या अभियान करते हैं। पर जो स्थिति शरद जी नजर आ रही है तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अभियान की नकल है, मंडल की नकल में मंडलम। अगर डिजिटल की बूथ की बात कर रहे हैं तो बूथ की बात, कांग्रेस का बूथ विस्तार अभियान तो घर चलो अभियान, जबकि वो घर चलो अभियान ऐसा लगा जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो कांग्रेस के विषय हैं और हम तो चाहते हैं शरद जी के लोकतंत्र में एक स्वस्थ प्रतिपक्ष हो ताकि लोकतंत्र की सशक्तता और स्थापित हो। अब ये कांग्रेस का विवेक है, कांग्रेस क्या करना चाहती है, कांग्रेस के नेता तय करें कि वो सड़क पर संघर्ष करना चाहते हैं जैसे दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी कर रहे थे, या राजनेताओं के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक नए आदर्श और एक नए प्रतिमान स्थापित करना चाहते हैं। मैं जवाब लेता हूँ, फिर दूसरे राउंड की तरफ फिर चलूंगा कुछ नए सवालों के साथ। मिथुन जी, सवाल यही है जो बीजेपी पूछ रही है, वो सवाल सबके मन में है कि जो कार्यकर्ता भाव बीजेपी में मौजूद दिखाई देता है और जिसका दावा भी बढ़ चढ़ कर होता है, क्या वो भाव, कार्यकर्ता भाव कांग्रेस के भीतर आप उत्पन्न कर पाएंगे? आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेता, खासतौर से कमलनाथ, क्योंकि उनका चैलेंज यही है, आपके यहाँ आते सब हैं, बैठते सब हैं, संकल्पवान सब प्रतीत होते हैं, लेकिन नतीजे में बदलते हुए ये चीज़ें उस तरह से नहीं दिखती हैं। बीजेपी में लोग नाराज़ होते हैं, वरिष्ठ नेता भी, कार्यकर्ता भी, लेकिन चुनाव के समय ऐसा लगता है कि वो सब भूल कर कहते हैं फिर बाद में निपटते रहेंगे, अभी तो पार्टी के लिए काम करना। जी देखिए, अगर इसी बात को फिट किया जाए कांग्रेस पर, तो 2018 में यही बात हुई थी। कांग्रेस में भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा होगा, सब लोग एक होकर के लड़ रहे थे और उसके परिणाम भी सामने आए थे। पंकज जी का एक अच्छा स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो कह गए कि कांग्रेस की नकल की जा रही है। मैं उनके अभियानों को मौलिक मानता हूं और मैं मानता हूं कि उनके जो 2 अभियान है, एक समर्पण निधि का और दूसरा बूथ तक पहुंचने का, दोनों इनके मौलिक अभियान इनकी पार्टी की नीति को स्पष्ट करते हैं कि ये एक वोट पर जाना चाहते हैं और दूसरा जनता से जो चंदा है उसको लेने जाना चाहते हैं। तो बूथ पर ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मौलिकता के साथ चुनावों के बारे में सोचती रहती है, जीत के बारे में सोचती रहती है, कैसे वोट ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए, कैसे बूथों पर जनता की भावनाओं को उद्वेलित किया जाए, इस पर जाती है। और हमारे जो अभियान है वो जन जागरण अभियान है और घर चलो घर घर चलो अभियान है। हम बूथ तक सीमित नहीं है, हम जनता के पास जा रहे हैं, हम बूथ पर पहुंचने वाले वोटर्स के पास जा रहे हैं और उन वोटर्स के पास जाकर के उनको अवेयर कर रहे हैं कि हम लोगों को आपके लिए क्या करना है। ये नीति आयोग ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि मध्य प्रदेश जो है आदिवासी अत्याचार में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, नंबर 2 है सबसे बेरोजगारी के दर में, नंबर 3 पर है हम सबसे खराब स्वास्थ्य सुविधाओं में और नंबर 4 पर हैं हम सबसे गरीब राज्यों में। तो ऐसा प्रदेश जिसको कि ये स्वर्णिम और समृद्ध मध्य प्रदेश बता रहे हैं, इसकी सच्चाई तो हमें जनता तक जाकर के बतानी होगी। रही बात कमलनाथ जी की, ये वही कमलनाथ जी हैं जिनका कि जो राजनीतिक जीवन है इसमें एक आध बार का छोड़ दिया जाए तो ये लंबे समय से कभी चुनाव नहीं हारे हैं। ये जनता की नफ्स को जानते हैं कि जनता के मौलिक मुद्दे कौन से होते हैं, किस तरीके से जनता को हमको अप्रोच करना। और कमलनाथ जी हवा में रहने वाले नेता नहीं है। कमलनाथ जी ने आते ही उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये स्पष्ट कहा कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के धन बल, बाहुबल और संगठन शक्ति पर है। तो यही कारण है कि उन्होंने बहुत रियलिस्टिक होकर के इस पार्टी की स्ट्रेंथ और कमजोरियों को पहचाना, इनको कॉम्बैट किया और 5 महीने के ही एक छोटे से कार्यकाल में 15 महीने की शिवराज सरकार को इन्होंने पायदान से उतार दिया, कुर्सी से उतार दिया और स्वयं मुख्यमंत्री बने। ये किया है। कहा जाता है कि जो मुकाम होता है वो निशान नहीं हो सकता और निशान कभी भी मुकाम नहीं हो सकता। तो हम जब सरकार में थे, हमारा ये मुकाम था और हमारा निशान था, दोनों था कि हम सरकार में आ गए थे, लेकिन 1.5 साल का जो 15 महीने का जो कार्यकाल है वो हमारा निशान जरूर था, वो हमारा मुकाम नहीं था। अब हम उस मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। वो मुकाम 2023 में वल्लभ भवन की तरफ होगा, वापस सरकार में आकर के जो हमने वादे किए थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार, कांग्रेस के जो डिफेक्टर्स थे, उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज्वाइन किया और कहा था कि जो अंतिम खत्म कर रहा हूं कि जो वादे कांग्रेस के थे वो हम लोग पूरे करवाएंगे, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे वो 51,000 की राशि देना का हो, लेकिन वो वादे वो वहां पर करवा नहीं पाए। अतिथि शिक्षकों का भी मुद्दा है। तो वापस कांग्रेस को ही आना पड़ेगा। जनता टकटकी लगा करके देख रही है कि कांग्रेस कब वापस आएगी और उन मुद्दों को, उन अपने वादों को पूरा करेगी। इसी दिशा में कमलनाथ जी के प्रयास अग्रसर है।
दिनेश जी, राजनीति को आप बहुत बेहतर समझते हैं और करीब करीब 3 दशक से ज़्यादा का 3 डिकेड्स, मोर देन 3 डिकेड्स है, 35 साल की पत्रकारिता है आपकी। बड़े लोक लुभावन नारे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों रिजिम में या कोई भी राजनीतिक दल हो देश में, रीजनल पार्टीज़ हों, बड़े लोक लुभावन नारे उछलते हैं। इंदिरा जी के समय गरीबी हटाओ का नारा था और विपक्ष हमेशा यही ताना कसता था कि गरीब ही हट रहा है, गरीबी तो नहीं हट रही है। बीजेपी के समय महंगाई का विषय है, पेट्रोलियम डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। कांग्रेस का ये भी आरोप होता है कि आप धार्मिक भावनाएं उद्वेलित करते हैं, उनको सतह पे लाते हैं। इसके बीच में होती है जनता। ये वही जनता है जो गरीबी हटाओ के नारे पे भरोसा करती है, और ये वही जनता है जो पेट्रोलियम डीजल तमाम चीज़ों के बाद भी अगर कांग्रेस के आरोप को माने कि धार्मिक भावनाएं उद्वेलित करती है, तो शायद वो राम मंदिर पर जाती है और वो मुहर लगाती है कभी कांग्रेस पर, कभी बीजेपी पर। और इसके बीच में आप राजनीति को, मैं थोड़ा दार्शनिक सवाल जरूर हो रहा है ये, लेकिन मुझे ये समझाइए ज़रा कि सरकार तो वही जो जनता मन भाए, तो 2022 और 23 की राजनीति में आपको क्या लगता है, किस तरह के मुद्दे और कांग्रेस बीजेपी की किस तरह की तैयारी उसके मद्देनजर? शरद जी, जितने सारे आपने एक चित्रण किया, राजनीति उसके पीछे है। ये जो राजनीति जो हम देखते हैं धर्म में या जो है नारों में, वो राजनीति नहीं होती है। जो खासकर जो जब चुनावी राजनीति में होते हैं, वहाँ क्या होता है कि वोटों का कैसे जातियों को साधा जाए, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है, मुद्दे से भी ज़्यादा। और फिर आप जो है उनका जो कैंडिडेट पर आप फोकस करते हैं कि उसके अलावा इस कैंडिडेट का प्रभाव कितना है, कितना लोगों के बीच पॉपुलर है और कितना जो है वो लोगों से पीपल कनेक्ट उसका कितना है, वो जब देखते हैं। तो जब चुनाव आता है तो सारी चीज़ें जो मुद्दे होते हैं, मुख्य मुद्दे होते हैं, वो कम ही हमने देखा है कि वो उसको लेके सरकारें बनी हो। जैसे राम मंदिर के मुद्दे को आप, हमारे यहाँ ये भी उदाहरण है कि 92 की जब अयोध्या की घटना हुई थी, उसके बाद के जो चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में जब 93 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें नहीं बना पाई। तो 2003 में उसको सरकार बनी, तो किस पर? डेवलपमेंट के जो इशू था, आप उस डेवलपमेंट के पीछे हमको कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी कि जो 10 साल का जब टेन्योर होता है किसी लीडर का एज ए मुख्यमंत्री, तो बहुत सारे आपके असंतुष्ट हो जाते हैं, विरोधी नेता होते हैं। तो वो चुनाव ही एक ऐसी जगह होती है जहां आप हिसाब बराबर करने के मूड में होते हैं। तो बहुत सारे कारण हमने देखे थे कि कांग्रेस जो है 10 के बाद वो 15 साल नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 15 से 20 नहीं कर पाई। उसको बीच में जो है उसको 2018 में चुनाव हार गई। तो उसमें भी वही कारण थे कि लोग चाहते थे कि फिर ये चौथी बार सरकार आई, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा। तो कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा होती है वो भी उन चुनाव के जो है सारे चीज़ों के पीछे होती है, जो धर्म और उस उनके ऊपर मुद्दों के ऊपर होते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, इसके बीच में चुनौती दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए यही है। दोनों के पास ही बहुत अनुभवी राजनेता हैं और दोनों के पास अपनी चिर परिचित शैली है और उसी पर वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण होगा। पंकज जी, चुनौतियाँ बीजेपी के लिए भी हैं, क्योंकि आपको अपनी उस रैंक एंड फाइल को भी संतुष्ट करना है जो 15 साल से मैं उस रैंक एंड फाइल की बात कर रहा हूँ जो इंतज़ार कर रही है कि उसका भी समय आए, उसको भी सत्ता में भागीदारी मिले या संगठन में उसको भी भागीदारी मिले। और ऐसे नेताओं की संख्या काफ़ी अधिक है बीजेपी में जो 50 पार कर चुके हैं या 50 के नज़दीक हैं, और वो ये मानते हैं कि उनके पास ये 10-15 साल सक्रिय राजनीति के हैं और अब तक वो झंडा और डंडा लेकर ही पार्टी का चलते रहें। डंडे से मतलब वही है कि जिसमें झंडे लगाते हैं, डंडा, वो डंडा नहीं कि कोई डराने वाला डंडा। तो ऐसे में इस महत्वाकांक्षा को एडजस्ट करना और जिस तरह से आप 5वीं बार दावेदारी करेंगे 2023 में, चुनौती आसान नहीं है पंकज जी। देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और हमारा ऐसा मानना है कि आप जब चुनावी रण में हैं तो फिर आपको उसको सरल नहीं मानना चाहिए। और इसके लिए आपने देखा कि मध्य प्रदेश में छोटे चुनाव हो, बड़े चुनाव, पंचायत चुनाव, नगर निगम, नगर पालिका, वार्ड के चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का प्रांत का संगठन उसको गंभीरता से लेता है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे नेता, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार आपको मोर्चे पर नजर आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी नजर आएंगे, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जी नजर आएंगे और तमाम संगठन के वरिष्ठ नेता नजर आते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि हम यानी भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनावी चुनौती को हल्के में नहीं लेते, कभी भी सरलता से नहीं मानते।
उसका दूसरा पक्ष ये है शरद जी कि हम चाहते हैं, जैसा मैंने आपसे आग्रह किया, कि अपना सर्वश्रेष्ठ साधन संसाधनों का उपयोग किया जाए, कार्यकर्ताओं की, नेताओं की क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया जाए। और लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि जो गति का जो चक्र है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, उस चक्र को और आगे बढ़ाया जाए। समय काल परिस्थिति के हिसाब से चक्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और एक बात सुनिश्चित है कि एक लंबे समय से देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे क्रम जो गिनाए जाते हैं, 1 2 3 क्या क्या तमाम सारी बातें की जाती हैं। देश के अधिकांश राज्यों में आज कांग्रेस की स्थिति क्या है, किसी से छुपी नहीं शरद जी। हम सब भली भांति जानते हैं कि अधिकांश जगह लोकतंत्र में जनता कांग्रेस को अस्वीकार कर रही है लगातार, सतत रूप से। दक्षिण के राज्यों में, कई राज्यों में तो मतलब 5 दशक हो चुके जहां कांग्रेस ने सत्ता को नहीं देखा है। 30 साल कई राज्यों में हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में लगातार 15 साल के बाद 15 माह का अवसर मिला, और अब फिर मैं सुनिश्चित हूं कि विजय भारतीय जनता पार्टी की हुई, क्योंकि लक्ष्य और उद्देश्य बहुत स्पष्ट हैं। नेता, नीति, नियत सब बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाना। और इसीलिए जैसा आपने कहा कि सतत श्रम शरद जी, सतत श्रम, एक अभियान के बाद दूसरा अभियान तैयार है, ताकि जो जन विकास की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की यात्रा है वो निर्बाध रहे, सुगम रहे, और मध्य प्रदेश सफल हो और सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। मिथुन जी, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि चैलेंजेस आपके सामने भी बड़े मजबूत हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप अपने सीमित संसाधनों के साथ चुनाव की इस व्यवस्था में उतरें, और जिस तरह की बीजेपी की शैली है और जिस तरह की हम बातें भी सुनते हैं कि 2023 के ठीक पहले कुछ और बड़ी दरारें जो कांग्रेस के भीतर बीजेपी देखती है, उन दरारों को और चौड़ा करते हुए वो उनमें पैठ करके आपके कुछ महत्वपूर्ण चेहरों को अपने साथ जोड़ेगी, जैसा हमने उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ देखा। क्योंकि अब ये राजनीतिक दलों की एक शैली हो गई है और उनके स्वभाव का हिस्सा भी हो गया है। आपने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, और समाजवादी पार्टी ने भी किया है। इनके बीच में आपका ये लड़ना, क्योंकि अभी तो आपके साथ जो लोग हैं वो हैं, लेकिन चरित्र की परीक्षा प्रलोभन आने पर ही होती है, माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। लेकिन 2023 के पहले असली आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनका भी स्वभाव और उनकी भी शक्ति सामने आएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नेता रहे हैं और जो उनकी नीयत रही है, उसका अभी जिक्र हुआ कि हम संसाधनों का उपयोग और दुरुपयोग जो भी है जिस तरीके से करना चाहते हैं करते हैं। उनके मंत्रियों ने तो खुल करके बयान दिया कि हम इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारा फोकस उस तरफ नहीं है। ये जितनी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दाम, दंड और भेद की नीति पर तो काम करती है। कमलनाथ जी ने कभी भी दाम और भेद की नीति का उपयोग नहीं किया, तो उन्होंने अभी से ये को दाम से रिप्लेस कर दिया। नहीं, मैंने तो कहा हमेशा उन्होंने समझाने की नीति का उपयोग किया, और कभी भी अगर वो दाम का उपयोग कर लेते तो संभवतः सरकार नहीं जाती। उन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया, और आगे की पीढ़ी के लिए आप देखेंगे बाल कांग्रेस के रूप में आगे की पीढ़ी में भी उन मूल्यों को वो इंस्टिल कर रहे हैं कि आपको भी इसी विचार पे चलना। और भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरीका है ऑपरेशन लोटस चला करके लोटस को बदनाम करने का, उस तरीके से हम लोगों को सरकार नहीं, भले ही हमें ये सरकारें अगर जानी पड़े तो जानी पड़े, हम अगली लड़ाई में फिर ईमानदारी के साथ जाएंगे, उस तरफ हमने ध्यान देना शुरू किया है। सारे मोर्चों को, सारे प्रकोष्ठों को मजबूत किया जा रहा है, उनको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जिला अध्यक्षों को जहां अगर आवश्यकता है तो बदला जा रहा है, कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। हम लोगों ने निरंतर जो अभियान है, आप देखेंगे हर बार आप भी देखेंगे कि जितनी एक्टिव कांग्रेस अभी है, संभवतः 15 सालों में सबसे ज्यादा एक्टिव आपको इस समय पर कांग्रेस दिख रही होगी, और उसके परिणाम आने वाले समय में हासिल होंगे। हमारा प्रयास केवल इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति के अनुसार बूथ पर जाए, हम अपनी नीति के अनुसार जनता के पास हर घर जाएंगे, और घर घर में जाकर के जनता से हम निवेदन करेंगे कि जो विषय और मुद्दे होते हैं, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि हम लोग विषयों और मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब चुनाव आते हैं तब वो विषय और मुद्दे हिंदू, मुस्लिम, एनआरसी, हिजाब, तब ये कैसे बन जाते हैं। कांग्रेस तो कांस्टेंट रही है। गरीबी पे लड़िए, आप बेरोजगारी पे लड़िए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे लड़िए, आप सड़क, बिजली, पानी पर लड़िए, और इन्हीं मुद्दों पर हम लड़ेंगे और जनता के सामने अपना फिर निवेदन करेंगे, और जनता इस बार भी निवेदन स्वीकार करेगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं उमा भारती जी का 2002 का एक इंटरव्यू देख रहा था रिसेंटली, तो जो बात आपने कही है हूबहू यही बात उमा भारती जी ने कही थी। उन्होंने कहा दलित एजेंडे की शरण में जा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी इसकी बात कर रहे हैं, केक खिलाने की बात हो रही है मध्य प्रदेश में कि हनुमान जी को केक खिला दिया गया है, अंडे वाला केक खिला दिया गया जाम सांवली में जो प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन मैं चाहती हूं कि ये चुनाव बिजली पर जाए,
सड़क पर जाए, पानी पर जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जाए। कितनी दिलचस्प लोकतंत्र की सुंदरता है सर। बहुत 30 सेकंड में। जी। संक्षेप में कहूंगा सर, शायद संभवतः मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी उमा जी की कि वो विषय मुद्दों पर बात कर रही थी। संभवतः इसी कारण उनको मुख्यमंत्री पद से बाद में हटा दिया गया, और जो भाजपा के एजेंटों को बढ़ाने वाले लोग हैं फिर उनको मुख्यमंत्री उमा बनाया जी की गया। तारीफ हो रही है। पंकज जी, विकल्प आपके लिए भी खुला है। कांग्रेस का कोई नेता चुन सकते हैं अगर उमा जी की तरह। जी शरद जी, उमा जी निश्चित तौर पर बहुत आदरणीय राजनेता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सम्मानित राजनेता, और हम सब कार्यकर्ता उनका बहुत मान करते हैं। और कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि जो उमा जी ने कहा वही बात भारतीय जनता पार्टी करती है। हम सिर्फ विकास की बात करते हैं, और विकास के मुद्दों के आधार पर तमाम परिणाम और परिचायक और मापदंड हैं। जब भारतीय जनता चलिए। पार्टी विकास जी। पर खरी उतरी है, इसीलिए जनता का आशीर्वाद मिलता है। जी, ये शराबबंदी हो रही है। दिनेश जी, मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे। उत्तर प्रदेश के 10 मार्च के नतीजे, 5 राज्यों के नतीजे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नतीजा क्या मध्य प्रदेश की 2023 की राजनीति पर कोई असर डालेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश तो हम यदि हिंदी पूरे भाषी राज्यों को देखें तो उत्तर प्रदेश से तो बहुत बड़े संदेश जाते हैं, और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि जो नतीजे आएंगे उसके उन नतीजों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 23 की भी कोई रणनीति अपनी नए सिरे से बनाएगी, ज़्यादा मजबूती से वो ये कोशिश करेगी कि 24 की तैयारी 23 में हो जाए। तो ये याद रखिए साहब, 10 मार्च का बड़ा इंतज़ार करिए। होली के पहले किसके चेहरे पर गुलाल खिलता है, और ये भी देखिए कि यूपी में काबा, इस पर निगाह रखिएगा। और लड़की हूँ लड़ सकती है, कांग्रेस का ये नारा क्या इस पर चलेगी, या फिर जिस तरह से मनोज तिवारी से लेकर तमाम लोग जिस तरह से एक जिसको आप कह सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर सहित जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मोर्चे पर बेहतरीन काम का दावा है, और उसके साथ विकास की एक बयार का भी दावा है, किस पर मुहर लगती है? अगर बीजेपी कामयाबी के परचम पर सवार होती है तो मध्य प्रदेश में भी आपको मुद्दे कुछ ऐसे मिल सकते हैं जो भावनात्मक हों। और अगर हम अगर मगर में नहीं उलझेंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ कमजोरी रह जाती है तो तय मानिए कि फिर विकास की पटरी पर सब अपनी गाड़ियां, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सब अपनी गाड़ियां विकास की पटरी पर दौड़ाने की कोशिश करेंगे। तो कम से कम उत्तर प्रदेश का 2022 का ये जनादेश 2023 के लिए कहीं ना कहीं कुछ पैरामीटर्स तय करेगा, और उन पैरामीटर्स पर मध्य प्रदेश की भी राजनीति, छत्तीसगढ़ की भी राजनीति आगे बढ़ेगी। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद दिनेश जी, और धन्यवाद मिथुन जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सेहत पर सवाल। नमस्कार।